एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ाई हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय बोलने वाली बात है वो ये है कि अपने ही घात करने के फेर में लगे हुए हैं। आप सुनने की होइएगा कि कहा गया था कि प्रशांत किशोर कौन है, पांडे हैं। क्या लगता है, क्या दिखाई पड़ रहा है बाबा, और कौन वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं मीनापुर से इस बार? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। आज हमारा खास कार्यक्रम है महाभारत। आखिर इस कार्यक्रम का नाम महाभारत ही क्यों है, आपको बताएंगे इस खबर में। देखिए, बता देते हैं आपको कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे जितनी भी पार्टियां वो खुद को मजबूत करने में लगी है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको मुजफ्फरपुर विधानसभा के कई सीटों के बारे में, किस पे कौन भारी है। और देखिए, हमेशा की तरह बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा आप बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में किस सीट पे कौन भारी है, जदयू, बीजेपी, आरजेडी या माले, किस पे कौन भारी है बाबा? तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुढ़नी विधानसभा से, मुजफ्फरपुर से। तो देखिए, मुजफ्फरपुर के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखें और जानने की कोशिश करें। सटीक जानकारी आपको यहां मिलेगा कि किस विधानसभा में कौन किस पे भारी है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कुढ़नी का। सबसे पहले दीपक, तो इस मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए जितने भी विधानसभा हैं उसके विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि 8 विधानसभा हैं और 8 विधानसभा में हमने शुरुआत कुढ़नी से इसलिए किया जी कि कुढ़नी ऐसा विधानसभा है जहां उपचुनाव हुए थे। बिल्कुल 2020 में चुनाव होने के बाद 2022 में यहाँ के विधायक को जी जो कोर्ट से उनको अपराधी घोषित किया गया था, मामले में फंसे थे, उसके बाद से यहाँ उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा था। इस उपचुनाव ने एक ट्रेंड सेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है वो कितना पानी में है। जी ये वो समय था 2022 का जब पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ाई हुई थी। बिल्कुल कहा यह जा रहा था कि इसमें उस समय मुकेश सहनी जो है वो विद्रोही तेवर में थे और उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिन्होंने 10,000 के आसपास वोट लाया था। नीलाभ कुमार को उन्होंने उतारा था। बिल्कुल ये पूरी कहानी और केदार गुप्ता की जीत जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कुशन के समान था। और भारतीय जनता पार्टी को वैसे समय में जब नीतीश कुमार के साथ उसका आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, ये उस समय की बात है। यहां तक कि आपको याद होगा कि इस क्षेत्र में जब उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया था तो उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा के मन में यह बात चल रही थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो एनडीए में रहते हुए जब बात कह रहे थे तो थोड़ा सा अनबन हुआ था। बिल्कुल कुढ़नी ने एक ट्रेंड सेट किया था और केदार गुप्ता को उसी का इनाम मिला है कि केदार गुप्ता मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं जी। एनडीए गठबंधन से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें केदार गुप्ता का नाम है जी। इसके अलावे और भी कई नाम है, लेकिन शशि रंजन एक नाम बहुत तेजी से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय बोलने वाली बात है वो ये है कि अपने ही घात करने के फेर में लगे हुए हैं। अपने ही घात करने के फेर में लगे। बिल्कुल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आप जब इस क्षेत्र में घूम करके आ रहे थे अपनी टीम को लेकर के, बिल्कुल, तो आपके सामने भी लोगों ने कहा है कि बहुत कुछ तो बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिन जिन योजनाओं को लागू किया है उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति बना है। तो देखना यह होगा कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन जहां एक तरफ यहाँ पर निषाद समाज की अच्छी खासी संख्या है, यही कारण है कि आपको याद भी होगा कि मैंने बताया नीलाभ कुमार जो कि वीआईपी से चुनाव लड़े थे, 10,000 वोट आया था। 10,000 वोट आया था। रंजीत सहनी यहाँ से, उसके बाद रामा निषाद है, शंकर कुशवाहा है, ये भी कुशवाहा समाज का भी यहाँ इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। जनसुराज की नई एंट्री हुई है और यहाँ से महिला उम्मीदवार एक है सुष्मिता कुमारी, उनका नाम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें अखिलेश तिवारी ब्राह्मण है, उनको भी मौका मिल रहा है। आप सुनने की होइएगा कि कहा गया था कि प्रशांत किशोर कौन है, पांडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक नाम ब्राह्मण का भी आ रहा है और सुशील कुमार जो है वो भी यहाँ से उम्मीदवार है। ये कुढ़नी की वर्तमान स्थिति है और कुढ़नी किस करवट बैठेगा ये अभी देखना बाकी है। अभी देखिए, कुढ़नी का हमने आपको बताया है, बाबा ने आपको बताया है कि कुढ़नी विधानसभा में कि कौन कौन वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कौन किस पे भारी होगा। तो ये तो चुनाव के जैसे चुनाव की नजदीकी बढ़ते जाएगी वैसे ही आपको ये दिखने को मिलेगा कि कौन किस पर भारी है। अगला विधानसभा हम लोग चलते हैं बाबा काटी, और काटी में तो मैंने सर्वे भी किया है कि लोगों का क्या कुछ कहना है काटी विधानसभा में। एक मंत्री की बात हमने कह दी जी। ये दूसरे पूर्व मंत्री हैं जी, इसराइल मंसूरी, जीत करके आए जी, मुसलमान थे, इनको तुरंत मिला, एनर्जेटिक भी हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत भी बातें होती हैं।
मेरे अच्छे शुभचिंतक भी हैं और भारत लाइव के दर्शक भी अच्छे हैं जी। तो अक्सर इनसे हमारी बातचीत होती है, कई विषयों पर हमारी बातचीत हुई, कई विषयों पर कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे बीच में रहा है। बिल्कुल, मैंने कई विषयों पर उनसे बातचीत और भी की है। जी कांटी की बात करें तो यहाँ पर भी लड़ाई इस बार कड़ी होने वाली है। जी इसमें एनडीए के तरफ से बहुत सारे नाम इसमें है। एक सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है जी। वो सायन कुणाल का आ रहा है। यहाँ से सायन कुणाल चुनाव लड़ सकते हैं, किशोर कुणाल जी के बेटे, किशोर कुणाल जी के बेटे, इनका भी नाम आ रहा है। तो वहीं अनुपम कुमार का नाम आ रहा है, अजीत कुमार भी इसमें ट्राई कर रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उनमें से 3 की दावेदारी यहाँ बनती है और 3 यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत कुमार निर्दलीय है ना बाबा? नहीं, अजीत कुमार जो है वो इस बार एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने की फिराक में है। अच्छा। और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ें। इसके बाद इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसराइल मंसूरी तो ऑलरेडी वहां के विधायक हैं ही, बिल्कुल। इसमें हैदर आजाद जो है वो और कृपा शंकर शाही, ये 3 लोग बड़ी मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं जनसुराज यहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है और यहाँ भी एक ब्राह्मण चेहरा फिर सामने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण की तरफ स्विच कर रहे हैं और जाति साधने की कोशिश में लगे हैं। तो सुदर्शन मिश्र यहाँ है, इसके बाद अनय राज यहाँ है, संतोष शेखर है, ये जनसुराज की तरफ से नाम सामने आ रहा है। जनसुराज ने, आपको पता होगा कि आवेदन लिया था लोगों से, उसकी छटाई हो रही है, उसी में से छांट करके ये नाम आए हैं। यहाँ सीधी सी बात समझिए कि कांटी का जो क्षेत्र है, यहाँ आप लोग गए भी थे, यहाँ भी जनता का मूड जो है वो अपने विधायक से ज्यादा वर्तमान सरकार और नीतीश कुमार की नीतियों एनडीए की तरफ झुकाव है लोगों का। हमने जब लोगों से बातचीत किया, देखिए एमओआई समीकरण कहा जाता है कि तेजस्वी के पक्ष में है, लेकिन जब हम एमओआई समीकरण के लोगों से भी बात कर रहे थे तो उनकी भी झुकाव जो है एनडीए की तरफ दिखाई पड़ रही थी। नीतीश कुमार के कई योजनाओं के बारे में हमसे ज्यादा उनको जानकारी थी। असल बात है दीपक की, जानते हैं हाथी के दांत खाने और दिखाने के और हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, गुप्त मतदान होता है जी। तो इसमें चीजें कब बदल जाएंगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। इंतजार कीजिए ना, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए आते हैं अगले विधानसभा सीट पे और आई। ये एक अहम सीट है बाबा। फिर मंत्री का नाम आप ले लिए, पूर्व मंत्री का ये सीट है और ऐसे मंत्री है राम सूरत राय का जिन्होंने पटना को डुबा दिया था जी, समझे। उसके बाद से उनका मंत्रिमंडल से बाहर निकले भी, और संजोग देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद से ये पैदल हो गए थे, उसके बाद से इनको मौका मिला। हालांकि आते हैं यादव समाज से, इनको बीजेपी में यादवों की बहुत ज्यादा पुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बहुत सम्मान मिला था, सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके साथ साथ, तो जहां तक राम सूरत राय की बात है, राम सूरत राय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं, लेकिन इनके मंत्री काल में नीतीश कुमार इनसे संतुष्ट नहीं थे। अच्छा। और आपने देखा भी होगा कि जो पिछली बार जो कहानी हुई उस कहानी को आपने देखा ही। बिल्कुल। तो इस बार इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और ये इनके लिए निश्चित रूप से चौंकने वाली बात जरूर थी। कई मामले इनके साथ हैं, लेकिन इस बार भी ये उम्मीदवारी के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। और भारत रत्न यादव हैं, इसके बाद सुमन नाथ ठाकुर हैं, इसमें भी कम से कम 4 दल तो ऐसे जरूर हैं जो अपनी उम्मीदवारी के लिए इस तैयारी में लगे हुए हैं। वही बात करें इंडिया गठबंधन की तो अर्जुन राय, इसके बाद भगिंदर सहनी, इसके अलावा आफ्ताब आलम यहाँ से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। तो वहीं जनसुराज यहाँ भी कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी ठोक रहा है। और चूंकि आपको पता है कि मुजफ्फरपुर का एरिया जो है वो निषादों का, सहनी समाज का बहुल क्षेत्र बताया जाता है, तो यहाँ सहनी समाज की तरफ से लोगों का नाम ज्यादा आ रहा है। बबलू सिंह यहाँ से, अनमोल ठाकुर हैं और सुलोचना सहनी जो हैं, उनको उम्मीदवारी मिल सकती है। इस बात के लिए अभी तक जो हमारे पास लिस्ट उपलब्ध है वो चल रहा है। तो देखिए, हमने अभी तक आपको 3 सीटों की जानकारी दी है, पहला कुडनी, दूसरा काटी और तीसरा औराई। अब चलिए आते हैं हम चौथे विधानसभा सीट पे, गायघाट। ये भी एक अहम सीट होने वाला है। निश्चित रूप से पटना से राजधानी से सटा हुआ सीट है और अभी मौजूदा विधायक निरंजन राय हैं। जी, यहाँ आरजेडी के विधायक हैं। और यहाँ जो मेन फोकस है, आपने देखा होगा पिछली बार भी जो अभी वर्तमान वीणा देवी सांसद हैं और उनके पिता दिनेश सिंह हैं जो एमएलसी हैं जी, उनकी बेटी है कोमल राय और एलजेपी से पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी 2020 में। इस बार भी उनकी उम्मीदवारी वहां के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। आपने देखा होगा कि वीणा देवी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। इसके अलावा कोमल सिंह के अलावा यहाँ पर प्रभात किरण है, अशोक सिंह है, ये भी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि निरंजन राय, आदर्श कुमार और चंदन यादव इंडिया गठबंधन से अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। ये जब अब तक के नाम है जो करीब 70-80 दिनों पहले हम ये बात बता रहे हैं। जनसुराज भी यहाँ अपना ताल ठोक रहा है और श्रवण कुमार सिंह, सुरेंद्र शाह और सीताराम शाह। इस बार कोई मिश्रा या तिवारी नहीं, इस बार मिश्रा तिवारी इसमें नहीं है। देखिए,
प्रशांत किशोर बड़ी स्मार्ट पॉलिटिशियन बने हैं, हालांकि स्मार्ट उनको पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ, स्मार्ट स्ट्रेटजिस्ट उनको कह सकते हैं। बिल्कुल। तो वो चीजों को समझते हैं और जानते हैं कि कहाँ कितना नमक डालना चाहिए कि स्वाद बढ़िया होगा। अब देखना होगा कि स्वाद कितना वो कर पाते हैं। लेकिन जी, सबसे बड़े यहाँ मास्टरमाइंड तो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के आगे चलता किसका है? बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गायघाट सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गया है, जैसा कि आपने बताया भी, और यहाँ भी तैयारियां हर तरफ से हो रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबले की भी तैयारी चल रही है। और चौथा एंगल भी यहाँ से बसपा वगैरह भी, आपको पता होगा कि अभी अभी बसपा की तरफ से घोषणा की गई है कि इन क्षेत्रों में वो यात्रा करेंगे। और मायावती के जो भतीजे हैं वो भी, आकाश आनंद हैं उनका शायद नाम, वो आ रहे हैं। तो ये स्थिति है और गायघाट में भी टक्कर जो है वो कड़ी है। लेकिन तेज जो है वो अभी भी इस बार पिछले बार की तरह ही जदयू का इसमें पहले भी दबदबा रहा है। देखना होगा कि यहाँ जदयू लड़ती है कि किसको मिलता है सीट। लेकिन सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि यहाँ एक जो सीट बनता है या फिर स्थान बनता है, उम्मीदवारी बनती है, वो एलजेपी की बन रही है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखना होगा हमारा कि गायघाट के लोगों का क्या कहना है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं कि गायघाट विधानसभा के लोगों ने साफ बता दिया है कि कौन इस बार किस पे भारी पड़ने वाला है। चलिए अगले सीट पे आते हैं बाबा। मुजफ्फरपुर जो विधानसभा सीट खुद है, उस पे जो नगर सीट है, उस पर बात करते हैं। यहाँ भी सुरेश शर्मा जो है उनके लिए भी यही बात कही जाती है कि वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अचानक से वो पिछली बार चुनाव हार गए 2020 में। अपने ही करनी के कारण हारे हैं। मंत्री काल में उन पर कई तरह की के आरोप भी लगे, कई तरह की बात हुई। हालांकि भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके काम करने के तरीके से लोग खुश नहीं थे। मुजफ्फरपुर उनके रहते हुए में मुजफ्फरपुर शहर डूब गया था और कुछ नहीं कर पाए थे, जबकि नगर विकास मंत्री थे। सवाल तो उठता ही निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आईएनसी की जीत हुई। विजेंद्र चौधरी यहाँ से जीत करके आए। सुरेश शर्मा इस बार भी उम्मीदवारी की फिराक में लगे हुए हैं। यहाँ से देवांशु किशोर और रंजन कुमार भी एनडीए से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी 5-6 नाम और हैं। इंडिया गठबंधन से विजेंद्र चौधरी, जैसा कि आप जानते हैं, विधायक हैं, तो निश्चित रूप से वो उम्मीदवार तो रहेंगे ही। इसके बाद डॉक्टर गौरव वर्मा है और मयंक मुन्ना भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। जनसुराज भी यहाँ से संजय केजरीवाल को और विनीता विजय के नाम पर खूब चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, एके दास जो हैं, उनकी भी चर्चा खूब चल रही है। एके दास भी आप देखे हुए काफी जनसुराज में एक्टिव नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति है मुजफ्फरपुर की। और मुजफ्फरपुर टाउन जो है, अगर हाथ में आपके आ जाता है, किसी के भी आ जाता है, तो वहां एक बेहतर विकल्प होगा। भाजपा पिछली बार इस सीट को खो दी थी, इस बार वापसी चाहेगी। और वापसी देखना होगा किस तरह से लेकर के आती है, क्या उम्मीदवार बदल के ले आती है या फिर पुराने उम्मीदवार को ही कंटिन्यू करती है। चलिए अब आते हैं अगले विधानसभा सीट मीनापुर। फिर से यहाँ पे राजद के विधायक हैं, जो अभी मौजूदा विधायक है राजीव कुमार। क्या लगता है, क्या दिखाई पड़ रहा है बाबा, और कौन वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं मीनापुर से इस बार? देखिए, मीनापुर तो मैं तो आप एक दिन रुकने का आपको सौभाग्य से दुर्भाग्य से सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। आपकी गाड़ी वहां खराब हो गई थी जी। तो आपको अच्छा खासा लोगों से बातचीत करने को मिला था, गैरेज से लेकर के और गाड़ी ठेलने वालों समोसों की दुकान से लेके चाय की टपरी से लेके कई लोगों से मिले और अच्छा खासा आपने वो लोगों से बातचीत भी किया था। मीनापुर में देखिए, जनता का मूड जो है इस बार थोड़ा सा चेंज लग रहा है, जो आप लोगों के रिपोर्ट से ही पता चलता है। देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई बहुत कड़ी होगी राजद के लिए, इस सीट को वापस करना, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह का दाव खेला है जी, वो दाव भारी पड़ रहा है। और इस बार मीनापुर में मनोज कुमार, अजय कुशवाहा और पंकज किशोर पप्पू को उम्मीदवारी मिल रही है। इसके अलावे लगभग आधा दर्जन नाम और हैं जी, जिन नामों की चर्चा हम आगे करेंगे। ये हम एक इंट्रोडक्टरी जो है मुजफ्फरपुर का परिचय दे रहे हैं, विधानसभा का। इसके बाद हम जब गहन विश्लेषण करेंगे तब उसके बाद हम और डिटेल में आपको बताएंगे और फाइनल बताएंगे कि 4 या 3 नामों में से कौन सा नाम फाइनल होगा और किसकी उम्मीदवारी पक्की होगी। ये समरी है बस। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें, जनसुराज यहाँ भी अच्छा खासा मेहनत कर रहा है और जनसुराज ने यहाँ भी दिलीप कुशवाहा को, तेज नारायण को, रंजन सिंह को, बाकी सारे लोगों को भी उम्मीदवार बनाने की तैयारी शुरू की है। इन लोगों का लिस्ट में नाम चल रहा है और मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से मीनापुर का भी इतिहास इस बार एकदम बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। अब पलड़ा किधर झुकता है कहना बड़ा। फिर से जा रहे हम अगला नाम जो फिर वो एक मंत्री जी का ही है और वो सीट रिजर्व है। और बता दें आपको सकरा विधानसभा की, अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि सकरा विधानसभा से कौन तैयारी कर रहा है और कौन अभी मंत्री है। देखिए, सकरा में जनता दल यूनाइटेड से मंत्री हैं। हालांकि
जिस नाम की चर्चा खूब होती है, जी। अशोक चौधरी की, वो एमएलसी हैं। और इस अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि ये भी बहुत लंबे समय से लगातार जनता दल यूनाइटेड से हैं। ये अपने पुत्र को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि उनके पुत्र को यहाँ से उम्मीदवारी मिले। हालांकि अशोक चौधरी को लेकर के और भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इस अपने पुत्र को ज्यादा ही चाह रहे हैं कि इनकी उम्र हो गई है तो उम्र के हिसाब से चाहते हैं कि इनके पुत्र को टिकट मिल जाए, और शायद इसीलिए जदयू में वो बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, एक्टिव भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावे आपको बता दें कि यहाँ पर सचिन राम, अनिल राम, अशोक चौधरी, ये सभी लोग यहाँ उम्मीदवार तो हैं ही। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन से उमेश राम हैं, लाल बाबू राम है, प्रवीण कुमार हैं, ये सब भी उम्मीदवारी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इन सब के अलावे यहाँ भी जनसुराज की अपनी एक पैठ है। जैसा कि आपको पता होगा कि जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और 243 सीट में निश्चित रूप से आपको ये पता है ना कि सकरा भी आता है। बिल्कुल, तो सकरा में भी अपनी तैयारी जनसुराज कर रहा है। यहाँ के लिए भी उसने रेणु पासवान को उम्मीदवार के रूप में रखा है, कृष्णा राम है, और प्रवीण कुमार यहाँ उम्मीदवारी के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावे भी कम से कम 6-7 नाम और जनसुराज के हैं। देखना होगा कि किसको मौका मिलता है। रिजर्व सीट है, यहाँ की लड़ाई भी बड़ा दिलचस्प है, और यहाँ जो फैसला होता है वो सवर्ण करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस विधानसभा सीट का आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। जो आखिरी है, चलिए आपको बताते हैं, पारू विधानसभा जी। और जहां की हमने जब लोगों से बातचीत की थी तो लोगों का साफ तौर पे जो कहना था, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पारू विधानसभा आप सर्च करेंगे भारत लाइव लिखकर तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। मुजफ्फरपुर का ये विधानसभा है और यहाँ से मौजूदा विधायक अशोक कुमार सिंह है। और कौन तैयारी कर रहा है बाबा? लंबे समय से अशोक सिंह यहाँ से जीतते आ रहे हैं जी। कोई नए नहीं है, बहुत पुराने विधायक हैं, लंबे समय से जीत रहे हैं। जो चंद विधायक हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं और अपनी कहा जाता है कि बादशाहत बुलंद किए, उसमें अशोक सिंह भी आते हैं। जी। अशोक सिंह के अलावा यहाँ चंद्रभूषण शुक्ला और राजकुमार शाह यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये कम ही चांस है कि अशोक सिंह का टिकट यहाँ से कटे। बाकी आप बता दें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अनुनय सिन्हा हैं, इसके अलावा तुलसी राय हैं, शंकर यादव हैं, ये भी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। और इन सब के अलावे ये तो वो नाम है जिन नामों की चर्चा आप मीडिया जगत में देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल्स और अलग अलग अखबारों ने भी ये नाम रखे हैं सामने। लेकिन इसके अलावा हिडन नाम जो हैं, जो अब तक, देखिए होता क्या है ना कि आप जब उम्मीदवारी के लिए पर्चा दाखिल करते हैं या अपने पार्टी में देते हैं कि आप लीजिए, तो ये कहते हैं ना कि देखिएगा सर, इसको बाहर सार्वजनिक मत कीजिएगा। बिल्कुल। कई लोगों ने कई पार्टियों में अपना उम्मीदवारी का जो आवेदन है वो दे दिया है। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों के लिस्ट मैंने कई अलग अलग जगहों पे देखे हैं, अलग अलग पार्टियों में देखे हैं। यहाँ से नहीं मिला तो वहां से, वहां से नहीं मिला तो वहां से, कोशिश में लग रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे नाम है, ये नाम जो दम लगातार लंबे समय से उस पार्टी में हैं, उन लोगों के नाम अब तक हम बता रहे हैं। लेकिन फाइनली जब ये हम बता रहे हैं कि 4-5 नाम और हैं, वो जब आएंगे तो और खुल करके सामने आएगा। जनसुराज यहाँ भी अपनी मजबूती से उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। और ये पारू विधानसभा भी है, ये चूंकि मुजफ्फरपुर का एक हिस्सा है और यहाँ से काफी कुछ मुजफ्फरपुर गाइड होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ से रानू शंकर, रंजना कुमारी और किशोर कुणाल, ये 3 लोगों की दावेदारी अब तक जनसुराज की तरफ से देखी जा रही है। फाइनली इन सारे 8 विधानसभाओं को करने के बाद मैं यही बात कहूंगा कि जो रिपोर्ट आप लोगों ने लाई है, रिपोर्ट आप लोगों ने पेश किया है, और जिस रिपोर्ट को हम लोगों ने सार्वजनिक किया है मुजफ्फरपुर का, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये देखने को यही मिल रहा है कि अभी जो आंकड़ा है उसमें 50-50 का आंकड़ा है। बिल्कुल। लेकिन इस बार के चुनाव में ये आंकड़ा बदल सकता है। जहां पर स्विचिंग की बात की जा रही है, वहां आप देखिएगा कि पिछले बार के चुनाव में जहां एनडीए गठबंधन को मुश्किल हुई थी, वहां वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जहां जीती है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, 51 सीटों पे हारी थी कांग्रेस। उन 51 सीटों को जीतने के लिए वो क्या कर रही है, वो भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। लड़ाई बहुत टक्कर की है, और इस टक्कर की लड़ाई में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार उम्मीदवार के चयन पर विशेष फोकस रखना होगा। नाम तो हमने बता दिए, संभावित लोगों की लिस्ट हमने दे दी, हमने उन लोगों का भी लिस्ट दिया जो अभी वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें कौन कैंडिडेट सबसे मजबूत होगा और जीत करके वो सीट आपको देगा, उसकी तलाश अभी भी जारी है। अंतिम समय में जब सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा, किसको अलॉट होता है किस गठबंधन से,
उसके बाद असल बात जो सामने आएगी, उसके बाद जो विश्लेषण हम करेंगे वो सबसे सटीक विश्लेषण होगा, क्योंकि 2020 में भी जो हमने विश्लेषण किया था, संपादक नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया था लाख दावों के बावजूद कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, कुछ सीटों से पीछे हो जाएंगे और खोजने से भी उनको विधायक नहीं मिलेगा। और हुआ, परिस्थितियां वही हुई। और यह भी स्थापित किया था कि कांग्रेस को 20 सीट भी नहीं मिलेगी, वही हुआ। तो सिंपल सी बात है कि कुछ सीटों से पिछड़ भी गई और 20 सीट से ऊपर नहीं बढ़ सका, 19 सीट पर ही आकर अटक गया। इस बार भी हम विश्लेषण सटीक करेंगे और बहुत जल्द उसको हम लेकर के आ रहे हैं। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता हो जाए, मालूम हो जाए कि किसे क्या मिला है और किसके जिम्मे कौन सा विधानसभा गया है। तो देखिए, हमने आपको मुजफ्फरपुर के 8 विधानसभा सीटों की जानकारी देने की कोशिश की है। कुडनी, काटी, औराई, मुजफ्फरपुर खुर्द, गायघाट, मीनापुर, सकरा और पारू। आपको यह भी बताते चले कि मुजफ्फरपुर की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो राजनीतिक तापमान जरूर तय करती है और विधानसभा का चुनाव नजदीक है। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि किसे टिकट मिलता है और किसे टिकट नहीं मिलता है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।